नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी फैसला दिया है। शायद इसको आपको पता है इसके बारे में, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल कम समय और आसान शब्द में आपको बताऊंगा कि ये फैसले में क्या कुछ था और किसके लिए है और इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो मैं पहले बता दूं कि ईपीएस 95 के लिए यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए पहले जो मैक्सिमम जो सैलरी थी 6500 रुपया थी। यानी मैक्सिमम जो पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता था, मंथली कैलकुलेशन, वो 6500 रुपया पे किया जाता था। लेकिन वर्ष 2014 अगस्त में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी चेंज लेकर के आई और इसको 6500 से बढ़ा करके 15,000 रुपया वेजेस से लिंक कर दी। यानी जो 6500 पे जो पेंशन कैलकुलेशन होता था, अब वो जा करके 15,000 पे होना था। लेकिन सरकार ने इस वेजेस सीलिंग को तो बढ़ाया ही, लेकिन इसमें ये भी लिखा गया था कि जिन एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, वो भी ईपीएस में वो ज़्यादा सैलरी पर भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, कंपनी और कर्मचारी के बीच एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन चाहिए और उसको लिए 6 महीना का टाइम दिया गया कि 6 महीने में सबमिट करना है। यानी 1 सितंबर 2014 के बाद से 6 महीना का टाइम दिया गया और उसको 6 महीना में सबमिट करना था उसको। इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को सबमिट करने के लिए 31 अगस्त 2015 तक का समय दिया गया था। लेकिन ये जो संशोधन सरकार ने किया कि 6500 से 15,000 जो वेजेस सीलिंग बढ़ा करके और दूसरी की 15,000 से ज़्यादा पे भी लोग कंट्रीब्यूशन ईपीएस का कर सकते हैं, इस फैसले को जो है ईपीएफओ ने कई कोर्ट में, इंडिया के कई कोर्ट हैं जहां पे हर स्टेट में एप्लीकेशन फाइल किया गया। यानी इसको चुनौती दिया गया कि सरकार जब चाहती है अपने मन से कुछ भी कर देती है, बढ़ा देती है। तो इसको विभिन्न कोर्टों में एक याचिका फाइल की गई कि ये जो फैसला है ये गलत है, इसे रद्द किया जाए। तो इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, राजस्थान और केरल के हाई कोर्ट में याचिका फाइल की गई इस संशोधन के अगेंस्ट में कि इसको वापस लिया जाए। लेकिन उसके बाद ईपीएफओ ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में ये बात थी कि जिन लोगों की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और उस पर वो ईपीएस के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कंपनी करना चाहती है, तो उनको 1.16% जो है, जो ज़्यादा सैलरी है पार्ट 15,000 से, उस पर जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। यानी उतना जो कंट्रीब्यूशन भरना पड़ेगा। लेकिन जो ईपीएफओ अथॉरिटी द्वारा जो याचिका फाइल की गई थी केरल हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में, तो इसमें सबसे जो पहला फैसला है वो केरल हाई कोर्ट का। तो केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसला में सुनाया कि जो कर्मचारी है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी है, वो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन वो अपने किसी भी सैलरी पे कर सकता है जितनी सैलरी है। और जो सरकार ने कहा है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है तो उसको भरना पड़ेगा। यानी वो इस फैसले को मान लिया और जो ईपीएफओ के द्वारा जो याचिका जो दायर की गई थी उसे वो अमान कर दिया, निरस्त कर दिया और बोला कि 1.16% जो 15 से ज़्यादा सैलरी है उस पर कंट्रीब्यूशन करना है, वो ईपीएफ एक्ट 1952 का उल्लंघन है। उसके बाद ईपीएफओ अथॉरिटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए। लेकिन वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, इसको रिव्यू के लिए वो अपने पास रख लिया। उसके बाद 4 नवंबर 2022 को जो ईपीएफओ द्वारा जो याचिका फाइल की गई थी उसको रिव्यू किया गया और केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था इस संबंध में उसको रिव्यू किया गया और 3 जजों के बेंच ने यह फैसला सुनाया कि जो एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, वो 15,000 से ज़्यादा पे वो जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और ये जो चेंजेज की है सरकार ने 6500 रुपये से बढ़ा करके 15,000 जो पेंशन कैलकुलेशन के लिए सैलरी बढ़ाई है, वेजेस सीलिंग बढ़ाई है, ये जो है ये सही है। और इसके लिए ईपीएफओ को ये बताया है कि ये केंद्र सरकार के पास अधिकार है संशोधन करने का, कर्मचारी के पक्ष में ये कभी भी संशोधन कर सकता है। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये सही है। और जो 1.16% जो अलग से पेमेंट करना है, 15,000 सैलरी, अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो उस पर 1.16% पेमेंट अलग से कंट्रीब्यूशन करना था, उसको वो भी अमान कर दिया है। और इसको जो 1.16% कंट्रीब्यूशन करना है नहीं करना है, ये सरकार के ऊपर भी छोड़ दिया है कि इस पर सरकार ये गाइडलाइंस जारी करेगी और सरकार बताएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए 1.16% जो कंट्रीब्यूशन 15,000 से ज़्यादा पे करना था उसको अमान कर दिया है और ये ईपीएस 1952 के एक्ट का उल्लंघन बताया है। अब चलिए जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये ईपीएस 95, इसमें कौन से लोग बेनिफिट होंगे। तो मैं बता दूं कि जो 1 सितंबर 2014 तक
जो लोग ईपीएफ का मेंबर थे उन्हीं लोगों को इस फैसले का लाभ होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने और 6 महीना का समय दिया है, यानी मार्च 2023 तक का समय दिया है कि अगर वो ज़्यादा सैलरी पे, अगर उनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और वो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ईपीएस में, तो वो जो है मार्च 2023 तक एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर के साथ भर करके दें। और साथ ही इस जो फैसले में ये भी कहा गया है कि जो लोग वर्ष 2014 में इस स्कीम का लाभ नहीं लिए थे, क्लैरिटी के अभाव में यानी स्पष्टता के अभाव में, वो अब भी इसका मेंबर बन सकते हैं और ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि जो 6500 से जो वेजेस सेलिंग बढ़ा करके 15,000 की गई, इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मान लीजिए आपने 33 साल सर्विस किया है, कंपनी ने कंट्रीब्यूशन 33 साल के लिए किया है आपके ईपीएस फंड में, तो आपकी जो है 33 साल की सर्विस के लिए अगर 15,000 पे कैलकुलेशन करते हैं तो मंथली पेंशन आपका जो है 7,071 रुपया आएगी। वैसे ही इस फैसले के अकॉर्डिंग अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप 15,000 से ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन ईपीएस का करते हैं, आपकी कंपनी करती है, तो आपका जो है 33 साल के लिए अगर मान लीजिए 50,000 आपकी सैलरी है और इस पर कंट्रीब्यूशन हो रही है, तो आपकी जो है मंथली पेंशन 23,570 रुपया होगी। यानी जो है आपने 15,000 पे आप जो कर रहे थे तो 7,071 रुपया हो रहा था, और अब आप 50,000 पे करते हैं तो 23,570 रुपया आपकी मंथली पेंशन आएगी। तो ये है डिफरेंस और ये है फ़ायदा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस फैसले को जो मैंने बताया आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये किन के लिए अप्लीकेबल था ये भी आपको पता चल गई। तो चलिए मिलते हैं आगे ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।